अलीगढ़ से हमारे सहयोगी अनिल मीणा जुड़ चुके हैं कानपुर से कौस्तुभ मिश्रा। सबसे पहले कौस्तुभ, आप ही के पास चलेंगे। अभी आप नासिम नसीम सोलंकी से बातचीत भी कर रहे थे और लगातार उन्होंने ये आरोप लगाया कि जो पुलिस है उसका रवैया खराब है। वो वोटर आईडी चेक कर रही है, लोगों को धमका डरा रही है। और कई वोटर से भी जब बात की गई के न्यूज ने की तो वहां पर भी वो यही कह रहे थे। अभी हाल की स्थिति क्या है और क्या अधिकारियों से बातचीत की है सपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने? कौस्तुभ। देखिए बिल्कुल आपको बता दूं देखिए बिल्कुल आपको बता दूं कानपुर की सीतामऊ सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। अगर वोटिंग परसेंटेज की बात की जाए तो अभी तक 15.91% वोट पड़े हैं। अगर सीतामऊ की बात करें तो पिछले 28 सालों से भाजपा यहाँ पर सत्ता में काबिज नहीं हो सकी है। आज सुबह से ही जो सपा के कार्यकर्ता है, सपा की प्रत्याशी से भी हमने बातचीत करी थी, उनका साफ तौर पर आरोप है कि जो पुलिस है मतदान प्रभावित कर रही है, वोटर्स को घर से निकलते ही वोटर आईडी चेक करी। इसके साथ ही पुलिस पर यह भी आरोप लगाया है कि मतदाताओं के साथ अभद्रता कर रही। जो सपा के अन्य नेता है उनसे भी हमारी बातचीत हुई है, उनका भी साफ तौर पर कहना है कि पुलिस लगातार वोटर्स को परेशान कर रही है, वोटर्स के साथ अभद्रता कर रही है। जी बिल्कुल, अनिल मीणा के पास चलेंगे। अलीगढ़ से हमारे सहयोगी अनिल मीणा, कई जगह से खबर आ रही है मतदान बहिष्कार की। जी क्या देखिए विशाल, क्या बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जनपद अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट पर उपचुनाव चल रहा है। सुबह 7 बजे से उपचुनाव शुरू हुआ था, चुनाव शुरू हुआ था। और अगर बात की जाए तो अलीगढ़ खैर विधानसभा सीट पर लगातार देखा जा रहा है तो यहाँ भाजपा की और सपा की कांटे की टक्कर मानी जाएगी। लेकिन उसको लेकर कहीं ना कहीं ग्रामीणों में कई जगह बहिष्कार, चुनाव का बहिष्कार भी देखने को मिला है। तो देखिए इस वक्त हम उसी उसी पोलिंग बूथ पर मौजूद है जहां 308 पोलिंग बूथ पर मतदान बहिष्कार हुआ। 4 घंटे बाद मतदान शुरू हुआ। लोग जो ग्रामीण थे, ग्रामीणों का जो मांग थी वो हाई टेंशन लाइन को लेकर थी। अगर बात की जाए विशाल, अगर बात किया चंडोद के एक कतेरू गांव पड़ता है, वहां भी करीब 3-4 घंटे मतदान बहिष्कार किया गया है। कपल की बात करें करीब खैर विधानसभा में कई 3-4 जगह बहिष्कार किया गया है। देखिए और जो अगर बात की जाए, देखिए वही 308 पोलिंग बूथ है अगर बात की जाए इस पर। लेकिन लोगों में अभी भी कहीं ना कहीं निराशा है। लोग अभी भी जो आ रहे हैं, बहुत कम वोटर जो मतदाता आ रहे हैं। अगर 11 बजे तक की अगर मतदान की अगर बात करें तो जनपद अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट पर 19% मतदान हुआ। देखिए मेरे साथ वो व्यक्ति मौजूद है जो लगातार सुबह से धरना दे रहे थे। और धरना देने के साथ साथ में इनको जो एसडीएम खैर है और एडीएम ई है, उन्होंने क्या आश्वासन दिया है, हम सबसे पहले इन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम तरुण बघेल है और मैं गांव चमन एरिया से हूँ। अच्छा, जो सुबह से आप लोग धरना दे रहे थे, मांग थी, क्या मांग थी और अधिकारियों ने क्या आश्वासन दिया है? नहीं, हमारी जो मांग थी, हमारे यहाँ पे 33 केवी की 2 लाइनें तैयार थी, ठीक है, जिनसे आए दिन कोई ना कोई घटना घटती है। मैं अभी तक बात करूँ, यहाँ पे 4 मजदूरों की मौत हो चुकी है और कुछ बच्चे जो 4 से 5 लोग साल के बुलवाते हैं, वोट निकालने दे रहे यहाँ हैं बच्चा था भी जिसका एक पैर, पेट और एक हाथ पूरी तरह से कटा हुआ है, ठीक है। जो हमारी मांग थी, हम लगातार 1 साल से 1.5 साल से प्रयास कर रहे हैं लाइनें हटाने के लिए, पर हमारी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। चुनाव से पहले हमने चुनाव बहिष्कार के लिए हमने होर्डिंग्स लगाया, उसका प्रचार में चुनाव बहिष्कार करें, तभी हमारी कोई मांग नहीं हुई। जैसे कि हमने 1 साल पहले 5700 रुपए की स्लिप भी कटवाई थी एस्टिमेट बनवाने के लिए, वो स्लिप कटी तो कभी हमारा कोई एस्टिमेट नहीं मिला हमें। जैसे कि आज हमें चुनाव बहिष्कार करा, यहाँ पे एसडीएम एडीएम और अपने प्रशासनिक अधिकारी है, हमारी वार्तालाप हुई तो उन्होंने एसडीएम और एडीएम ने मुझे एक लिखित में ज्ञापन दिया है, मतलब लिखित उन्होंने एक सबूत में दिया है हमें आश्वासन की आपकी लाइन कट जाएगी, जो मेरी मांग है। उन्होंने लिखित में यहाँ पात्रक पंचायत भी खोली है, पात्र संख्या उनकी 1156 करके है, ठीक है। तो अभी इसके ऊपर उनके आश्वासन के बाद हम लोग एक भरोसा करके उनपे हम लोग मतदान स्टार्ट कर रहे हैं। पर अभी ना कहीं लोगों में निराशा है। जैसे कि सुबह हमारी बात हुई थी, सांसद जी से फोन पर बात हुई थी, ठीक है, और सांसद जी से हमारा बात थी तो उन्होंने क्या वर्डिंग थी, उनकी वर्डिंग ये थी कि ये काम मेरा नहीं, सरकार का, सरकार से कराओ। तो लोगों की निराशा सांसदों और प्रतिनिधि जी को लेके है कि वो अब चुनाव के टाइम पे ऐसा बोल रहे हैं कि मैं कुछ नहीं करूंगा, मेरा काम है, सरकार का काम है। तो हम किसके लिए मत करें? अच्छा, कोई जो प्रत्याशी है, भाजपा के प्रत्याशी हो, सपा के प्रत्याशी हो, जब आप लोग धरना दे रहे थे यहाँ कोई पहुंचा था मौजूद? हाँ, यहाँ पे एक निर्दलीय प्रत्याशी भी आए थे, ठीक है, जो भूपेंद्र धनगर है, और कार्तिक वो भी आए थे, सपा के प्रत्याशी भी आए, भाजपा के सुरेंद्र भी आए। भाजपा के प्रत्याशी सुरेंद्र दलीप पुनी की मम्मी ने सांसद से हमारी बात कराई थी, उनके फोन से लाउड पे हमारी बात हुई, तब उनकी वर्डिंग ये थी कि मेरा काम सरकार का काम है। तो जनता किसको वोट करे जब भाजपा के जो वर्तमान सांसद हैं, जो 10 साल से जीते हुए हैं और इस बार भी जीते हुए हैं, उन्होंने इस गांव को आकर एक बार भी देखा? मैं कन्फर्म कह सकता हूँ, उन्हें चमन का नाम भी नहीं पता होगा। क्यों? क्योंकि बोलते हैं एससी ओबीसी गाँव है। अच्छा, क्या देखा जा रहा है, जो लगातार चुनाव पे बड़े बड़े दावे करते हैं, जो वादे भी करते हैं, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं जनता को निराशा लगती है। तो क्या इस गांव को भी इसी तरह से कोई कुछ ना निराशा हाथ लगी है, जो आप लोगों को मजबूरन बहिष्कार करना पड़ा? मैं तो क्लियर बोल रहा हूँ आपसे, आप रिकॉर्ड चेक कर लो। तीसरी पंचमी चुनाव चल रही, सांसद जी एक बार इस गाँव में कभी आए, उन्होंने गाँव में कभी देखा उस गाँव में कितने घर हैं?
आप देख लो। और जो एस्टिमेट है यहाँ पर, जो प्लान है हमारा, अगर वो होता है ठीक है, तो हम लोग भरोसे पे काम कर रहे हैं। अगर उन्होंने टाइम लाइन दिया 2-3 महीने करने, अरे दादा से बात करते हैं। दादा, आप बुजुर्ग हैं, आप सुबह से बहिष्कार कर रहे थे कि आश्वासन मिला है आपको अधिकारियों द्वारा और आपने चुनाव शुरू कर दिया है, क्या आश्वासन देख गए? हमें तो में देख गए, लेकिन न माहौल लगाए न निशान करे। अच्छा, अभी भी कोई दिक्कत संशय है आपको? देखो मालूम पड़ा है क्या होता है, करवाए ठीक है। 2 साल पे फिर चुनाव आ रहा है, फिर करेंगे हम तो 2 साल पीछे, 2 साल पीछे फिर करेंगे हम तो। अच्छा, गांव के प्रधान जी भी थे यहाँ मौजूद, और काफी प्रशासन के लोग भी मौजूद थे। तो जब आश्वासन मिल गया तो आप क्या निराशा? वोट डाल भी नहीं दे रहे, कह रहे उसमें कुछ बोलोगे? वोटिंग करिए, क्या बोलना, फिर भी नहीं हुआ तो 2 साल पीछे फिर भी करेंगे। अधिकार हम डालना चाहते हैं। चलिए बिल्कुल, आपको रोकूंगा अनिल, आपको रोकूंगा। हमारे साथ कौस्तुभ है। कौस्तुभ, कुछ लोगों के साथ वहाँ मौजूद है। कौस्तुभ, आपके साथ जो जनता है वो क्या कुछ कह रही है? क्योंकि लगातार एक तरफ तो ये तस्वीरें हैं कि जहां पर लोग वोट नहीं डाल पा रहे हैं, लेकिन जिस बूथ, आप किस बूथ पर है, जरा ये लोगों को बताइए। और अभी फिलहाल स्थिति वहां पर क्या है, जरा लोगों से बातचीत करिए। वो वोट डालने निकल रहे हैं कि नहीं? क्योंकि 12 बज गया, लगभग आधा दिन निकल चुका है। कौस्तुभ, चक्कर मार देगी। हाँ, अभी बताइए। कौस्तुभ, सुन पा रहे हैं मैं? आप अनम्यूट कर लीजिए कौस्तुभ। आप किस बूथ पर मौजूद हैं? आपके पीछे मैं देख पा रहा हूं कई लोग वोट डालने जा रहे हैं, उनसे बजाय बात करिए। जो कि एक तरफ तस्वीरें ये हैं कि पुलिस मना कर रही है, और आप जिस बूथ पर हैं वहां पर क्या स्थिति है? कौस्तुभ। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि सुबह से ही हम लोग ग्राउंड जीरो पर पहुंच रहे हैं। अगर मुस्लिम क्षेत्रों की बात की जाए तो जब मुस्लिम क्षेत्रों पर हम लोग पहुंचे तो लगातार जो मुस्लिम वोटर था वो पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस कई पर्ची फाड़ रही, उनको मतदान करने से रोक रही है। उनके घर के बाहर ही पुलिस इतनी लगा दी गई है, उनके वहां पर वोटर आईडी चेक हो रहे हैं। तमाम तरीके के आरोप पुलिस पर लगाए जा रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम कुछ लोगों से बातचीत भी करें। कुछ लोग जो है वोट डाल के आए। भैया, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपको भैया? किन मुद्दों पर आपने वोट डाला? हमारा वोट नहीं पड़ा, मैं डालनी पड़ा। देखिए, हमारे साथ कुछ बुजुर्ग महिलाएं थे, उनसे बातचीत करेंगे। माता जी, आपने वोट डाला, क्या मुद्दे रहे आपके? मुद्दा मेरा अच्छा शासन व्यवस्था, हर तरह की व्यवस्था यही है। हम लोगों की सुविधाएं बहुत जो है वोट डालने को मिल गया, ज्यादा कठिनाई नहीं हुई। हर तरह की सुविधाएं जो हमारी दिनचर्या है, सुरक्षा देखिए, जो वृद्ध वोटर, उनका साफ तौर पर कहना है कि सुरक्षा एक अहम मुद्दा है। इस पर उन्होंने वोट किया, विकास के मुद्दे पर वोट किया। जी बिल्कुल कौस्तुभ, लेकिन एक बड़ा सवाल है, प्रशासन के लिए चिंता का विषय बन जाता है कि भाई जब ऐसे आरोप लगने लगे पुलिस पर, मुझे लगता है डीसीपी महेश कुमार और डीसीपी सेंट्रल दिनेश त्रिपाठी लीड कर रहे हैं विधानसभा की। अगर बात की जाए, सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र है वो इन्हीं के पास आता है, और लगातार वो पुलिस जो रात गश्त कर रही थी वहां पर भी सुरक्षा की सारी चीजें बता रही थी। मैं कल खुद देख रहा था एडीसीपी महेश कुमार किस तरीके से मोर्चा संभाले हुए हैं और लोगों को भयमुक्त मतदान करने के लिए कह रही थी, लेकिन आज सुबह तस्वीरें तो कुछ और ही थी। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि लगातार जो पुलिस की एडीसीपी सेंटर थे महेश कुमार, वो क्षेत्र में घूम रहे थे। उन्होंने गश्त भी करी थी भारी पुलिस बल के साथ, लेकिन आज जो तस्वीरें वो बिल्कुल उलट नजर आ रही, क्योंकि लगातार जो मुस्लिम वोटर है उनका साफ तौर पर आरोप है कि पुलिस जो है वो मतदान करने से रोक रही है। पुलिस मतदाताओं के साथ अभद्रता करी, इसके साथ ही पुलिस पर्ची तक फाड़ रही है। हमने बातचीत करी थी तो एक मुस्लिम वोटर हमको ये भी बताया था कि जब वो मतदान करने हलीम कॉलेज पोलिंग स्टेशन के अंदर गई तो एक मतदान कर्मी ने उनसे पूछा कि आप किसको वोट डालें। तो इस तरीके की जो तस्वीरें वो कहीं ना कहीं मुस्लिम क्षेत्रों से निकल कर सामने आ रही है। जी बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। हम जरा रुख करते हैं अनिल मीणा का। अनिल मीणा खैर सीट से पर उनका रुख करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सीधे हम चलेंगे अनिल मीणा के पास। अनिल मीणा हमारे संवाददाता अलीगढ़ से मौजूद हैं और लगातार वो उन लोगों के साथ मौजूद है जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे चुनाव को लेकर। और कहीं से कोई खबर हो अलीगढ़ की अगर बात करें अनिल?
तो देखिए विशाल, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, अगर अलीगढ़ की हम बात करते हैं, अलीगढ़ खैर विधानसभा सीट पर जिस तरह से लगातार कई जगह बहिष्कार देखने की बात आई है सामने, तो देखिए ये वही गांव है चमन नगरिया, जिसमें लगातार जो लाइन को लेकर लगातार जो लोग थे बहिष्कार कर रहे थे, लेकिन जो अधिकारियों के बाद आश्वासन के बाद इन लोगों ने जो अपनी मांग थी उसको मान लिया है। देखिए मेरे साथ जो ग्राम प्रधान है वो भी मौजूद है, हम इनसे देखिए ग्राम प्रधान से भी हम जानना चाहते हैं कि ग्राम प्रधान जी से हम पूछते हैं, प्रधान जी लगातार आपके गांव के लोग सुबह से धरना दे रहे थे, करीब 4.25 घंटे के बाद मतदान शुरू हुआ है, आखिर ऐसे क्या कारण रहे थे? भी जिम्मेदार यानी कि अधिकारी वगैरह के आने के तैयार नहीं थे। जब लोगों ने किया है, जब उनके हाथ पांव खुले उसके बाद ऐसा मसला उनके कहने से 3 महीने का टाइम दे दिया है वगैरह, जहाँ 3 महीने के अंदर अंदर हमारी लाइन को अच्छा देखा जा रहा है अभी भी कुछ लोगों में, क्योंकि अभी अलीगढ़ की बात चल रही है, खाली है, बूथ खाली है। मुजफ्फरनगर आने 2 नंबर वोट खबरी यानी कि जितनी भी वोट है उतनी पड़ेंगी। अच्छा उनके वोट दिया भी है। क्या मुद्दे थे जो सबसे बड़े अहम मुद्दे थे आपके, जिन मुद्दों को लेकर बहिष्कार चल रहा था, किन मुद्दों को लेकर बहिष्कार चल रहा था? क्या ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर आपने 4 घंटे 4.25 घंटे वोट लेट कराए? अब क्या आपको लगता है कि आपकी समस्या दूर होगी? 33,000 की लाइन थी और 11,000 की गाँव जो नंगे तार से हुए उस पर यानी कि आए दिन कोई व्यक्ति करंट लग जाता है, कोई सुलझ जाता है, कोई खत्म हो रहा है, कई डेथ हो गई। देखिए मेरे साथ चलिए रोकूंगा आपको, अनिल आपको रोकूंगा। अब सीधा रुक करते हैं आशीष यादव मुजफ्फरनगर से हमारे सहयोगी बने हुए मीरापुर की सीट की अगर बात की जाए तो यहाँ की स्थिति क्या है आशीष? अनम्यूट कर लीजिए आशीष अपने आप को। अनम्यूट कर ली। ककरौली गांव में हूँ मैं, जहाँ अभी 1 घंटा पहले जो बड़ा पथराव और पुलिस का लाठीचार्ज हुआ यहाँ, और यहाँ जितने मुस्लिम मतदाता है, क्योंकि यहाँ मुस्लिम मतदाता अधिकता है, 13,000 वोट के करीब है यहाँ, और इनका कहना है कि यहाँ अब तक कुल 10 से 15% वोटिंग हुई है, खाली प्रशासन के डिंगा मस्ती के चलते। यहाँ पुलिस ने लाठीचार्ज किया, उसके अपने घरों में मुस्लिम मतदाताओं को भगा दिया और वोट नहीं डालने दे रहे, और उसकी वजह से जो है यहाँ बिल्कुल जो है बूथ खाली पड़े हैं। और मेरे साथ कुछ 1-2 मतदाता हैं, मैं उनसे बात करता हूँ, उनसे आपको बात कराता हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद इरशाद है सर। मोहम्मद इरशाद, क्या हुआ? वोट आप क्यों नहीं डाल पा रहे, क्या कारण, क्या हुआ यहाँ? सर एकदम पुलिस आया, यहाँ पब्लिक खड़ी थी वोटिंग के लिए, वो वोट जाने के लिए अंदर से वहां से पहले भगाते हैं फिर करनी। चलिए आशीष से हमारा फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। हम जरा चंद्रजीत के पास चलेंगे। चंद्रजीत, आप तक हमारी आवाज़ आ रही है? करहल सीट को आप देख रहे हैं, किस तरीके से चीज़ें हैं वहाँ पर, और अभी वहाँ पर एक अगर एक बार हम अंदर गए तो अंदर वाले ने साफ मना कर दिया कि आप बाहर जाइए, आपकी वोट डल चुकी है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रिजवान है जी। रिजवान, बताओ क्या हुआ, क्या है मामला, क्यों वोट क्यों डाल पा रहे हैं आप? जो है जी 5 चक्कर है, लोग है तुम्हारी वोट गिर गई, हाँ, आप जाइए राह से, और नहीं जाने का तो लट बजाएगा। तो पुलिस ने क्या किया यहाँ? अभी कुछ देर पहले कुछ हुआ, यहाँ से सब हंगामा हो रहा था कि और दिखा रहे थे सबको, हाँ, तो वे एकदम उतर के भागे कि टंडा इन पर भागे के पीछे टंडा लेके, हाँ, तो 2-4 के मारे भी, फिर हम भाग लिए पर को। तो क्या वोट नहीं डाल पा रहे, क्या कारण क्या है इसका? ये तो वोट गिर गई आपकी, हाँ, वोट गिर गई, जाओ। तो करीब कितना पुलिस बल आया था यहाँ, कितना पुलिस आया? यहाँ 4-5 गाड़ी की, 4-5 गाड़ी। तो अब क्या है, अब क्या स्थिति है यहाँ? अब सर जा रहे हैं उड़ान में, देखें क्या होता है। जा रहे थी, हाँ, अब दोबारा जा रहे हैं, देखते ठीक है, नहीं तो फिर वापस आ लेंगे। तो जैसे इन्होंने बताया कि 4-5 बार ये वोट डालने जा चुके, डालने नहीं दिया, उसके बाद कुछ लोग इकट्ठे हुए मतदाता जिन्होंने वोट डालने नहीं दिया, तो पुलिस ने आके लाठीचार्ज किया आसपास में पूरे गांव में। तो गांव में पूरे सब लोग अपने घरों में हैं, अब वोट डालने के लिए निकलने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल, मैं जरा बिल्कुल आशीष रोकूंगा आपको, आशीष रोकूंगा, हमारे साथ मैनपुरी से जुड़े हुए हैं, मैं आशीष आपको रोकूंगा। मैनपुरी से हमारे सहयोगी चरणजीत सिंह मौजूद है करहल सीट के। करहल सीट में बात की जाए तो एक विवक्ष घटना भी वहाँ सामने आई है, एक महिला की हत्या कर दी गई। सिर्फ जो खबर है कि वोट डालने को लेकर उस समाजवादी पार्टी को वोट देने और भाजपा को वोट देने इस तनाव में उसकी हत्या कर दी गई। इस बहरहाल प्रशासन कितना सख्त है और क्या कुछ अपडेट है बूथों पर? चरणजीत।
देखिए आपको बता दें ये बीती कल का मामला है। एक दलित युवती है वो घर से कल 12 बजे से गायब थी। तो उसका जो शव है वो कजरा नदी में मिला है और वो परिजनों का आरोप है कि एक प्रशांत है, एक ये मोहन है, ये बाइक पे बिठा के ले गए और इसकी हत्या कर दी। और वही परिजनों का आरोप है कि इनकी बेटी ने जो बेटी है वो भाजपा में वोट डालने के लिए बोल रही थी, लेकिन ये जो आरोपी है वो सपा में लगातार वोट डालेगी, इसकी तहत हत्या का आरोप लगा रहे हैं। वही पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और वही एसपी का इस मामले में कहना है कि वोटिंग को लेकर जो आरोप लगा रहे हैं परिजन वो सत्य नहीं है। जी अभी मतदान को लेकर क्या स्थिति है? लगातार अभी मैं देख रहा था करहल के कई बूथों पर अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि वहां बूथ कैप्चरिंग हो रही है। मैं बूथ के नाम आपको बताता हूं, वहां की स्थिति बताइए जरा। मैनपुरी की करहल सीट के मकरंदपुर में बूथ नंबर 242 पर बूथ कैप्चरिंग, पोलिंग डंप किए जाने की सूचना। चितरपुर 274 बूथ नंबर यहाँ पर, ओडेन पडरिया 255 223 बूथ है जहाँ पर ये है। बिछिया की अगर बात की जाए 252 नंबर बूथ, नगला जुला की 254 नंबर बूथ। इन सब बूथों पर समाजवादी पार्टी की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई है। क्या कुछ मामला है इन सब बूथों का? ठीक है अशोक जी, ये बिल्कुल जो आपने जितने गांव के और जो बूथ संख्याएं बताई है, जो नाम है गिनाए हुए, हमारी समझ से आपने 4 जगह की बात कही है। तो ये जो चारों ये जो बूथ है मकरंदपुर और ये नगला जिला वगैरह, ये सब भाजपा का यहाँ पे वर्चस्व रहता है और मकरंदपुर भी वहाँ पे भी भाजपा का ही वोट अधिकतर पड़ता है। अब ये आरोप लगा रहे, लेकिन प्रशासन का कहना है कि इस तरह की कोई भी घटना यहाँ नहीं है। जी बिल्कुल। और अभी जैसे बात की जाए तो ये फूफा और भतीजे की फाइट मानी जा रही है ना, दो रिश्तेदार आमने सामने। जनता किसको चुन रही है? क्योंकि अखिलेश यादव यहाँ से विधायक थे, अब तेज प्रताप मैदान में है, वहां से अंजुम यादव है। क्या लग रहा है इस बार जनता क्या सोच रही है? देखिए, जब अखिलेश यादव यहाँ से पहले चुनाव लड़े थे तो करीब 60,000 वोटों से यहाँ से जीते थे करहल से। इस बार भाजपा ने इनके ही परिवार रिश्तेदार को अंजुम यादव को मैदान में उतार दिया है। हालांकि जो इनकी माता है उर्मिला, वो 2 बार विधायक रह चुकी है, इनकी पत्नी है वो जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुकी है। और जो बरनाल की बात करें और गिरौर की बात करें तो यहाँ पर अगर यादव जो है वो भाजपा में वोट देता दिख रहा है और वही करहल में भी कुछ वोट भाजपा की तरफ जा रहा है। चलिए बिल्कुल चंद्रजीत, बने रहिए, आप तीनों हमारे साथ बने रहिए और सीधे आपको अलीगढ़ ले लेते हैं। खैर विधानसभा सीट पर जिस सीट पर लेट मतदान शुरू हुआ वहां पर हमारे संवाददाता ने लोगों से बातचीत की, आपको दिखाते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अलीगढ़ की खैर और जहां लगातार देखा जा रहा है 4 घंटे देरी के बाद मतदान शुरू हो चुका है और अधिकारियों के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने वोट डालना शुरू कर दिया। जो ये बूथ ये मेरे कैमरामैन दिखाएं, बूथ नंबर 308 है चमन नंगलिया, जिसमें लोग लाइन बदलवाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे थे, लेकिन अधिकारियों ने आश्वासन दिया। आश्वासन के बाद ग्रामीण देखिए जो दादा हैं वो सबसे पहले वोट डाल के आए, उनसे बात करते हैं। और देखिए और अधिकारियों ने भी जो आश्वासन दिया, सबसे पहले हमारे साथ एडीएम मैडम मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। 4 घंटे देरी से मतदान शुरू हो चुका है। देखिए मतदान शुरू हो चुका है। देखिए मेरे साथ एक दादा मौजूद है। क्या नाम है दादा? फतेह सिंह है। दादा मतदान 4 घंटे देरी से शुरू हुआ, कारण क्या था? वही लाइन का चक्कर है, नामक ही क्या रहा 33। अच्छा, अब आश्वासन मिल चुका है? हाँ पूरी तरह से लिखित में आश्वासन मिल गया। देखिए जो मतदाता हैं उनका जो कहना है कि अधिकारियों के द्वारा आश्वासन दिया जा चुका है और ग्रामीण मतदान करने के लिए तैयार हो चुके हैं। और देखिए मतदान अब शुरू हो चुका है। चाहे जो ग्रामीणों की जो मांग थी, वो जो हाई टेंशन जो लाइन थी उसको बदलवाने की थी और अधिकारियों ने आश्वासन दिया था। काफ़ी समय से अधिकारी मनाने में लगे हुए थे और लेकिन जो ग्रामीण थे वो मानने को तैयार नहीं, लेकिन अब ग्रामीण जो अधिकारियों की बात को मान चुके हैं। लिखित में अधिकारियों ने आश्वासन दिया है और लिखित में एक पत्र दिया है कि जिससे कि जो ग्रामीणों की जो समस्या थी वो पूरी हो सके। अनिल मीना, केन इंडिया, अलीगढ़। और सीधे आपको महाराष्ट्र से चलते हैं जहां पर अपने मत का प्रयोग करने अब नेता और नेता सब लोग पहुंचे।
रकुल प्रीत And that's वोट what डालने this पहुंची हुई हैं अपने पति के साथ। We should comment on politics. We are entertainers. We make films, but yes, voting is very, very important because we cannot sit in crib and complain if we've not voted. Exactly. I feel like we as citizens, that's our responsibility, and we can't be saying कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, अगर हम लोग घर से निकल के वोट नहीं कर सकते हैं। तो be to foresee our future in respect of that, we should all vote. How you think voter participation? हमारे साथ समाजवादी पार्टी के विधायक हसन रूमी आ चुके हैं। बृजेंद्र प्रताप सिंह वरिष्ठ पत्रकार हसन रूमी जी के पास चलेंगे। रूमी भाई, अगर बात की जाए तो आम चुनावों से हटकर इस बार उपचुनाव पे बड़ा फोकस है और आपके ही पार्टी के उपचुनाव की बड़ी चर्चा हो रही है। सीसामऊ विधानसभा सीट की हम बात करें या और यूपी की 9 सीटों की हम बात करें, लेकिन सबसे फोकस अगर 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों ने, मंत्रियों ने जहाँ पर प्रचार किया हो, 2 बार सीएम को आना पड़े, 2 बार डिप्टी सीएम को आना पड़े, 28 साल से उस जगह पर काबिज नहीं है। और वहाँ जो आज सुबह की तस्वीरें थी वो बड़ी अलग तरीके से दिख रही थी, जहाँ पर मुस्लिम मतदाता कह रहे थे कि हमें वोट का प्रयोग नहीं करने दे रही है पुलिस। आप कैसे देखते हैं इन सब आरोपों को? तरीके से सवेरे से लगातार कम से कम सैकड़ा कॉल मेरे पास आई और उस कॉल में हर जगह ये देखा गया कि किसी को चौकी इंचार्ज रोक रहा है, पति पत्नी जा रहे हैं, उनकी पर्ची ली और मुट्ठी में मरोड़ दी और उनको वापस कर दी। किसी से कहा कि पैन कार्ड लाओ, आधार कार्ड लाओ, वोटर, सब पुलिस कर रही है, जबकि चुनाव आयोग ने स्पष्ट ये कहा था कि पुलिस को ये अधिकार नहीं है कि वो आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड चेक करे। ये पीठासीन अधिकारी को है, पोलिंग पार्टी को है, जो अंदर मतदान स्थल पे होते हैं। परंतु उसके बावजूद भी पुलिस लगातार इस पे काम कर रही है और अभी तक की हालत यह है कि वोटरों में इतना भय का माहौल पैदा कर दिया गया है, मगर वोटर निकल रहा है। समाजवादी पार्टी के कैंप में वोटर निकल रहा है और वोटर डर नहीं रहा है, वोटर अपनी बात रख रहा है। पुलिस से भी हम लोग ने ये कहा कि पुलिस से उलझने की जरूरत नहीं, वोट डालो। जितना कर सकते हैं लोग सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रहे हैं, लेकिन वोटर भी हमारा लगा है लाइन में और अपना दम भर के 100% कर रहा है। चलिए, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं बृजेंद्र प्रताप सिंह का रुख करूंगा। उपचुनाव पर अमूमन आपने मुझसे ज़्यादा कवरेज की है, आपको मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस, लेकिन बड़ी बात कि इन 9 उपचुनाव की सीटों पर जो मंथन चल रहा है, जो फोकस चल रहा है, मुझे लगता है अगर मूल मुद्दों पर इतना फोकस हो जाए तो यूपी में कोई मुद्दा ना बचे। अगर 2 दर्जन मंत्री एक विधानसभा सीटों में जा रहे हैं, कितना अच्छा माहौल होता होगा उस विधानसभा का। रोज रोड साफ हो रही, रोज चूना पड़ रहा, सारे सरकारी भवनों को पेंट कर दिया गया है रोड शो से पहले। ऐसी फोकस तो रोज होने लगे तो फिर यूपी की बिल्कुल बम, रवि किशन कहते हैं ना कि बिल्कुल बम बम हो जाएगा, तो वही बम बम हो जाता। लेकिन फोकस चुनाव पर है, चूंकि उनको दिख रहा है चुनाव राजनीतिक पार्टियों को, तो मूल मुद्दों से कोई मतलब नहीं, नारे लग रहे हैं बटोगे कटोगे, एक रहो नेक रहो सेफ रहो, यही चल रहा है। ब्रजेंद्र जी, ये जो चुनाव है ना, उपचुनाव जी, ये सत्ता पक्ष की परीक्षा की घड़ी है और मैं देख रहा हूं, मैं फूलपुर में भी मैंने देखा, सीसामऊ को भी मैंने देखा और लगातार निकट रूप से देख रहा हूं। मतदाताओं में उत्साह थोड़ा कम जरूर है। अभी 11, साढ़े 11, 12 बजे तक फूलपुर में मैं देख रहा था, लेकिन मतदाता इस बार मन बनाए हैं कि वो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की उम्मीदों के जो दावे कर रखे हैं, और मतदाता इस बार एक नए किस्म से नए मूड में नजर आ रहा है। कहीं सत्ता पक्ष को पटकनी देगा और कहीं विपक्ष को भी वो जिताए। एनडीए के लिए जरूरी नहीं कि वो सारी सीटें जीत पाएगा। मैं फूलपुर और सीसामऊ के लिए कह रहा हूं। सीसामऊ में विधायक रूमी साहब मेरे सामने हैं। सीसामऊ की जो स्थितियां हैं, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है कि किस तरह के वहां सिटिंग एमएलए इरफान सोलंकी के प्रति सरकार का जो रवैया है वो उत्पीड़न वाला नजर आया है और इसका असर तो चुनाव में दिखेगा। दूसरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी ने वहां प्रत्याशी दिया है, भाजपा को पुनर्विचार करना पड़ेगा कि प्रत्याशियों का चयन जरा ढंग से किया करे। सीसामऊ में इरफान सोलंकी की पत्नी और ये जो भारतीय जनता पार्टी अलायंस है,
इसके बीच का जो चुनाव है ये बड़ा दिलचस्प चुनाव है। इस समय तक दोपहर तक दिलचस्प चुनाव है, किसी भी तरफ ये करवट लेगा। लेकिन भाजपा के साथ कुछ ऊंच नीच होती है तो उसको ये देखना पड़ेगा कि उसने प्रत्याशी का चयन ठीक नहीं किया व्यक्ति के रूप में। और फूलपुर का जो उपचुनाव है, मुख्यमंत्री ने प्रतिष्ठा का सवाल बना रखा है। केशव प्रसाद मौर्य भी, उप मुख्यमंत्री भी यहाँ लगे हुए हैं। लगे तो सब जगह हैं, दर्जन दर्जन भर मंत्री। लेकिन फूलपुर का चुनाव भी बड़ा दिलचस्प है, बड़ा रोचक है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को यहाँ जोरदार चुनौती है। और वो जो पूर्व विधायक दीपक पटेल को यहाँ चुनाव लड़ाया है भारतीय जनता पार्टी ने, तो दीपक पटेल की जो अपनी छवि है, जो अपनी मतदाताओं के बीच। मैं एक सेकंड आपको रोकूंगा, बस एक अभी मेरे पास अपडेट आया, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जीआईसी बूथ पर धांधली का आरोप लगाकर धरने पर बैठ गए हैं। लगाने लगे होंगे कानपुर सीसामऊ में। जी, कानपुर के सीसामऊ में। सीसामऊ का चुनाव बड़ा दिलचस्प होगा, चौंकाने वाला होगा और भारतीय जनता पार्टी को भविष्य की राजनीति के लिए मंथन करने वाला होगा। ये सीसामऊ हो, फूलपुर हो, और खासकर मैं सीसामऊ पर, आप चूंकि सीसामऊ के एमएलए भी, सीसामऊ के पड़ोस वाली सीट से कैंट के विधायक भी इसमें जी। सीसामऊ का चुनाव उत्तर प्रदेश को, ये जो नारे हुए हैं कटोगे तो बटोगे, तो अखिलेश ने उसका जवाब दिया हम जोड़ेंगे और जीतेंगे। पूरा उत्तर प्रदेश का जो उपचुनाव है, मुख्यमंत्री के कामकाज की समीक्षा के अलावा धर्म, जाति, उन्माद की तरफ चला गया है। ये बड़ा निराशाजनक है। ये सत्ता पक्ष ने भी किया और विपक्ष ने भी किया है। विकास के जो मुद्दे हैं, जिसमें लोकतंत्र के प्रति आस्था रखने वाला आदमी घर से बाहर निकलता है, आप देखिएगा कि वोटिंग परसेंटेज इस बार भी चुनाव में बढ़ने नहीं जा रहा है। उपचुनाव में जहां 2-2 दर्जन मंत्री लगे हैं, 1 दर्जन मंत्री लगा है, विपक्ष है, चुनिंदा गिनती की सीटों पर चुनाव हो रहा है, वहां मतदान परसेंट 80% होना चाहिए ना। वहां मतदान का परसेंटेज 80% जाना चाहिए। जहां इतना ज्यादा फोकस है वहां कोई उत्साह नहीं दिख रहा है। विशाल जी, सबसे बड़ी चुनौती ये है। छुट्टी एंजॉय कर रहे हैं लोग छुट्टी एंजॉय कर रहे हैं। जी। और पूरे चुनाव आयोग की परीक्षा थी, राजनीतिक पार्टियों की परीक्षा थी कि इसमें आप जनता का चुनाव जनता के बीच में बना देते और यहां मतदान को एक रिकॉर्ड की तरफ ले जाते कि हमने उपचुनाव कराए तो 80% का चुनाव कराया। हारना और जीतना तो किसी एक को है। बिल्कुल। मैं ब्रिजी रोकूंगा जरा, बीजेपी से देवेंद्र प्रमुख आ गए। देवेंद्र जी, अब आप क्या कहेंगे भाई? 9 सीटों पर आप तो जय हो रही होगी, लेकिन वोटिंग परसेंटेज क्यों नहीं बढ़ा? 15%, 24%। ऐसे तो फिर हम 27 में चुनाव है, ये 15 अभी है, तो मुझे लगता है वहाँ 16 हो जाएगा। अगर आधे दिन में सुबह 7 बजे से 5 घंटे में 12% वोट, 16% वोट कहीं पड़ रहा हो, तो ये तो बहुत चिंता का विषय है। और आप कई लोग बिल्कुल इतना चिल्ला कहते कि घरों से निकलो। अभी रवि किशन को मैं 2-3 जगह सुन रहा था, कहते अयोध्या में जो गलती करी वो कटहरी में ना करना। वही बयान कानपुर में दे दिए कि हिंदू सोया नहीं जाग गया है। वो तो ऐसा आए थे कि जैसे महाभारत होने जा रही है, बिल्कुल ये वोट नहीं, यहाँ तीर कमान चलेंगे। वो बिल्कुल फिल्मी स्क्रिप्ट पढ़ के चले गए, जनता से रूबरू कनेक्ट तो हुए नहीं वो। देवेंद्र जी अनम्यूट करके अपनी बात को रखें। अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट देवेंद्र भाई, अनम्यूट कर लीजिए। आवाज मिल रही है विशाल सर? हाँ, अब मिल रही है। देखिए विशाल जी, आवाज मिल रही है ना मेरी? हाँ, बिल्कुल मिल रही है। रूमी साहब भी सुन रहे हैं, ब्रिजेन जी भी सुन रहे हैं, सब लोग सुन रहे हैं आपको। देखिए, मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि ये लोकतंत्र का पर्व है। आज का दिन बहुत अच्छा दिन है और वोट परसेंटेज भी अच्छा होगा। निश्चित जो है चुनाव आयोग का काम बहुत अच्छा है, सरकार ने अपना काम किया है, विपक्ष भी अपना काम कर रहा है और चुनाव में सब लोग अपना अपना जो है 100% देते हैं। तो आज अच्छा दिन है, हम सबके लिए है। और ये लोकतंत्र देखिए 23 तारीख में तय हो जाएगा। लेकिन मैं एक चीज आपको कहने जा रहा हूँ बहुत डंके की चोट पर, दावे के साथ, कि हम जो है उत्तर प्रदेश में क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश चुनाव के उपचुनाव में। और ये तय है, जिस तरह से माननीय विधायक जी अभी कह रहे थे कि भाई पुलिस रोक रही है और ये चीज दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन फिर भी वोट पड़ रहा है। तो आप जो है दोनों बात कहने का जो माजदा रख रहे हैं, दोनों चीज को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन डर कहीं ना कहीं
निश्चित यह है कि प्रदेश की जनता माननीय मुख्यमंत्री को स्वीकार कर चुकी है। और कटने बटने के बयान पर देखिए, मैं हमेशा टीवी डिबेट में खुलकर बोलता हूँ और आज भी बोल रहा हूँ आपको कि कटने बटने के नाम पर कहीं भी मुस्लिम का नाम नहीं है, जानकर इसको घेरा जाता है। मुसलमान हिंदू बना रहे हो आप लोग, कटने बटने पर तो ऐसा है, इसे पूरा विश्व देख रहा है। आज इजराइल में क्या हो रहा है, आज देखिए आप यूक्रेन में क्या हो रहा है, पूरी दुनिया कह रही है भाई सब एकत्रित होकर देश के प्रति लड़ना है, हमें भी जरूरत है। अच्छा देवेंद्र जी, मैं एक चीज के लिए आपसे बात करूं, अलीगढ़ की खैर सीट में पुल को लेकर दिक्कत है, इसकी बात हम इजराइल से करें, यूक्रेन से करें कि बांग्लादेश से करें, आप ये बताइए करें किससे? और इस पूरे उपचुनाव में इन तीनों जगह से वो पुल कौन बनाएगा, जरा ये बता दीजिए, मुझे तो ये जानना है। और शीशामऊ वाली बात आप कर रहे हैं ना, शीशामऊ में एक नाला है, जब वो ओवरफ्लो होता है लोगों की गाड़ियां तैरती हैं, तो इसके लिए हम यूक्रेन की टेक्नोलॉजी पे जाएं, इजराइल पे जाएं, कि अब तो ट्रंप बन गए, आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं जैसा लोग कहते हैं कि एक फोन पर, तो कि उनकी टेक्निक इस्तेमाल करें? बड़े सवाल है लोगों के मन में कि भाई जाए किसके पास, क्योंकि हम लोग वाले तो सब चुनाव में लड़े, कोई महाराष्ट्र, कोई झारखंड, कोई विदर्भ, कोई गुजरात, कोई पंजाब, देखिए जाए किसके पास? विशाल जी, जिस तरह से आप हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं, हम उसी तरह से जवाब भी दे रहे हैं। और आपको हम ये कह रहे हैं कि आज इसी चीज की परीक्षा है कि हमने उत्तर प्रदेश को कितने एम्स दिए हैं, हमने उत्तर प्रदेश को कितने जो हैं एयरपोर्ट दिए हैं, हमने उत्तर प्रदेश की जीडीपी को कहां पहुंचाया है। हम नेट फ्री है, मैं आपको देवेंद्र जी रोकूंगा, सपा उसी पर आज हम चुनाव लड़ रहे हैं, उसी पर आज हम चुनाव लड़ रहे हैं, उसी का आज डिसीजन हमारे साथ होने जा आपने एक बात बता दूं, मैं आपको लिंक्स भेज दूंगा, आपकी तरफ से ना एक पार्टी के आदमी ने, एक व्यक्ति जो प्रचार करने आया, उसने ये, अगर ये बातें कही होती तो आज मैं बहुत खुश होता, लेकिन बात कही नहीं गई। हसन रूमी जी हमारे साथ बने हुए सपा के विधायक हैं। रूमी भाई, आप कितना इनके बयानों से समर्थन देते हैं, बताइए जरा। विश्व का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के उपचुनाव के प्रत्याशियों की ओर इंगित किया, और आपने तो मेरी बात दिल की कर दी कि विश्व के उन देशों का जहां पे हाई टेक्नोलॉजी से डेवलपमेंट की बात हो रही है, उस टेक्नोलॉजी को भी अडॉप्ट कर लें, जिस तरह से उनके उदाहरण इन्होंने पेश किए। और नारे देखिए, नैरेटिव होते हैं, नारों से इंसान राय कायम करता है। रोटी कपड़ा मकान, ये सब नारे हमने बचपन में सुने थे। इन नारों से कांग्रेस की सरकारें चली गई। नारे ही नैरेटिव होते हैं, और जब नारा अच्छा होता है, जो जनता से जुड़ा होता है, तभी नैरेटिव बनता है। लेकिन चूंकि ये नारा हिंदुस्तान की एकता और अखंडता को तोड़ने जैसा नारा है, हिंदुस्तान का लोकतंत्र, पूरे देश में हिंदुस्तान के लोकतंत्र और संविधान की दुहाई दी जाती है, लेकिन ये नारा उसके विपरीत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और इस नारे से जनता का कोई सरोकार नहीं है, भय को पैदा करके एकजुटता दिखाने का सरोकार है। और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हमेशा ये कहा है कि जुड़ेंगे तो मजबूत होंगे, जुड़ेंगे। अब नारा देके आप किसकी ओर इशारा कर रहे हैं कि अगर बटेंगे तो कटेंगे? अगर एक संवैधानिक पद पे बैठे लोग अगर ये बात करेंगे, तो इसका मतलब उन्होंने धरातल पर विकास के लिए कुछ नहीं किया, विकास का नारा देते। अगर बहुत अच्छी बात थी, पूरे प्रदेश में वो 9 जगह उपचुनाव हो रहा है, एक को तो इन्होंने बढ़वा दिया। अब वजह जो भी रही हो वो तो भविष्य में पता चलेगा। और 13 तारीख से इन्होंने 20 तारीख करा दी। तो ये सब तैयारियां किशोर के लिए 7 दिन बढ़ा दी। हिंदुस्तान के अंदर ये इस तरह की पहली नजीर है कि नामांकन के बाद, चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद, चुनाव के मतदान की डेट बढ़ाना। तो अब ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग अच्छा काम कर रहा है, तो ये अच्छा काम कर रहा है, हम कह रहे हैं कि अच्छा काम नहीं कर रहा है। तो ये चुनाव आयोग को इसलिए क्लीन चिट दे रहे हैं कि इनके मन की बात कर रहा है। और रहा सवाल उपचुनाव में 2-2 दर्जन मंत्रियों के डेरा डाले रहना, पूरा यहाँ पर बैठ जाना, हर विधानसभा में 2-2 दर्जन मंत्री, जैसा जो विधानसभा का माहौल है उस हिसाब से मंत्रियों का डेरा है। तो जब इतना विकास किया और इतनी टेक्नोलॉजी, इतनी जीडीपी और इतना सब कुछ का इन्होंने आंकड़ों का अगर हवाला दिया, तो इन्हीं आंकड़ों को जनता को 2 साल में बता देते, तो कभी भी एक भी मंत्री को आने की जरूरत नहीं होती। प्रत्याशी काफी था चुनाव जीतने के लिए। सरकार भी आपकी है, लाठी भी आपकी है, डंडा भी आपका, कलम भी आपकी, तवायत भी आपकी। इतना परेशान फिर क्यों हो रहे हैं आप लोग? भाई आपने अगर धरातल पे कुछ नहीं किया, तभी तो आपको चिंता है कि अगर हम डंडा और लाठी नहीं दिखाएंगे। बताइए, फ्लैग मार्च ऐसे किया जा रहा रात में जैसे कोई देशों का युद्ध होने जा रहा हो। उन युद्ध को
उन पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बीच में जैसे लग रहा है कोई युद्ध जैसी स्थिति पैदा। रात में फ्लैग मार्च ऐसा हो रहा है। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने शीशा मऊ के उस फ्लैग मार्च को एक्स पे भी डाला, अपने पेज पे भी डाला, कि जैसे लग रहा मणिपुर है। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, दोनों भाई बहन आपस में मिलके चुनाव की विचारधारा के हिसाब से वोट करने के लिए तैयार हैं। आप बीच में लाठी डंडा ले आते हैं। अरे मोहब्बत से चुनाव लड़वाओ। और आप देखो, मोहब्बत से जब चुनाव लड़ा गया तो आपने 2024 का परिणाम देख लिया उत्तर प्रदेश में। आप घबरा गए मोहब्बत को। अब मोहब्बत आपको स्वीकार नहीं तो आप बांटने और काटने की बात स्वीकार कर देंगे। तो हम लोग इस पे यकीन नहीं रखते, और हमारा यकीन ही नहीं, पूरा विश्वास है कि हमारा हिंदुस्तान एक ऐसा गुलदस्ता है जो पूरा देश यहाँ की खुशबू सूंघकर अपने देश में उस खुशबू को फैलाता है। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर जो सत्ता की राजनीति का जो तरीका आ गया है, धर्म की अफीम को चटाकर और लोगों के अंदर वैमनस्यता फैलाकर, ये बहुत दिन तक नहीं चलने वाली है। अगर विकास करेंगे, भाईचारा लाएंगे तो निश्चित रूप में मूल मुद्दों पर वापस आना पड़ेगा। मूल मुद्दों पर वापस आना पड़ेगा सभी को। वरिष्ठ पत्रकार विजेंद्र सिंह जी जुड़े हुए लगातार। विजेंद्र सिंह जी, अभी आपने देवेंद्र प्रमुख जी की बात सुनी, हसन रूमी को भी बात सुनी आपने जी। ये तो देखिए, हमारे क्या कहते हैं, फूलपुर से आपने क्या कहते हैं हमारे साथी को, पत्रकार महोदय को, जो हमारे कानपुर से इनका नाता है, फूलपुर से नाता है, धरातल की रिपोर्ट को बताई विजेंद्र प्रताप सिंह जी ने। और मैं समझता हूं कि जितनी अच्छी पिक्चराइज की उन्होंने अपनी बातों को जमीन पर, तो आपने और आप भी देख रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी प्रवक्ता जी ने अच्छी बात करी है। कह रहे हैं कि एक तरफ हम वोट डालने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ रोकने की बात कर रहे हैं। तो हम दोनों सच्चाई बयान कर रहे हैं। हम 10 वोट डालने जा रहे हैं, 5 पे हमें डालने दिया जा रहा है, 5 पे हमें वापस करने दिया जा रहा है। तो दोनों बातें हो रही हैं। तो जब आप हमारा प्रतिशत गिराएंगे और अपना बढ़ाने का काम करेंगे, आपको ये भी नहीं मालूम कि जो आपने नारा दिया उसका निगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ रहा है। जो सनातनी जो हमेशा मिलजुल के रहने पर यकीन करते हैं, वो आपको लग रहा है कि वोट आपको देने जा रहे हैं। और इतना अंडर करंट है कि जब वो वोट देने जा रहे हैं, जिनको आप रोक नहीं रहे ये समझ के कि वो वोट हमारा है, वहां जाके वो वोट जब आप गिनती देखेंगे 23 तारीख को, निश्चित रूप में इस नारे के विपरीत जुड़ने पर आएगी। इस नारे के विपरीत मोहब्बत और सद्भावना पर आएगी, विकास पर आएगी। 6 बार अगर कोई विधायक जीतता है तो उसकी पार्टी की विचारधारा, उसका खुद का व्यक्तित्व होता है। अपने व्यक्तित्व से एक बार आप धोखा दे सकते हैं, 2 बार धोखा दे सकते हैं। ये कोई सीट जंगल राज वाली नहीं है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में भी, विपक्ष में भी जीते गए चुनाव, और अपनी सरकारों में भी जीते गए। तो मैं रोकूंगा आपको, मैं आपको रोकूंगा एक ब्रेक के बाद आपका स्वागत। सीधे रुक करते हैं ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह जी का, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं लगातार। ब्रिजेंद्र जी, अभी आपने दोनों ही दलों के नेताओं की बात सुनी। मैंने सुना दोनों लोगों को। विशाल जी, जिस शीशा मऊ के नाम से विधानसभा है कानपुर में, और उत्तर प्रदेश की सरकार कुंभ की तैयारी कर रही है। साधु संत यहाँ प्रयागराज में इकट्ठा होने लगे हैं, वही फूलपुर वहीं से शुरू हो जाता है। शीशा मऊ का नाला, जो सबसे बड़ा नाला है, जो गंगा में गिरता है, उसको टैप करने की, मतलब उसको बंद कर देने की बात सरकार ने दावा किया है ना जी, कि गंगा के शुद्धिकरण के लिए शीशा मऊ नाले को हमने टैप कर दिया। वो शीशा मऊ की जनता, ये जो चुनाव है, इस चुनाव में ये बतावे कि वो नाला टैप हुआ है कि नहीं, तो जरा उसका कुंभ के और फूलपुर के और उत्तर प्रदेश के दूसरे चुनाव में भी असर पड़ता दिखता। ये आवाज गायब है सरकार की। सरकार ये बताती है कि शीशा मऊ विधानसभा के लोगों, ये नाला हमने टैप कर दिया है, ये गंगा को गंदा नहीं करेगा। आने वाला कुंभ है, करोड़ों लोग इकट्ठे होंगे, फूलपुर, प्रयागराज, फतेहपुर और काशी तक सबको बड़ा लाभ मिलने जा रहा है। तो ये एक सोशल ऑडिट हो जाता है इस चुनाव में कि सीसापुर के जो भी लाखों मतदाता हैं वो देखते ही हैं रोज अपनी आंखों से कि शीशा मऊ का नाला टैप किया क्या सरकार ने। छाती ठोककर कहने की पोजीशन में है क्या उत्तर प्रदेश की सरकार और भारत की सरकार? ये चीज ये गायब है। कुछ ऐसे मसले, आप फ्लाईओवर गिना दीजिए, आप रेल के और हवाई अड्डे गिना दीजिए, जो स्थानीय जो जनता के मुद्दे हैं, जो दूर तक मार करते हैं। ये चुनाव सत्ता पक्ष विकास के काम पर नहीं ला पाया। विकास के कामों की बात करके मतदाताओं के बीच जाते, ऐसा नहीं दिखा। विपक्ष अपना दावा करेगा, सरकार की तमाम खामियां गिनाएगा, विपक्ष को करना भी चाहिए, लेकिन सत्ता पक्ष अपने काम नहीं गिना पा रहा है इस सरकार में।
इस चुनाव में, इस उपचुनाव में आपने मोटे मोटे जो काम किए थे, आप बताते हमने कानपुर में मेट्रो चला दी, आप बताते सीसामऊ का नाला सबसे बड़ा है, उनके धर्म का प्रतीक भी, कटेंगे बटेंगे जुटेंगे जोड़ेंगे, इन सब चीजों की बातें हैं, लेकिन विकास की जो बुनियादी बात है, जो उसके नमूने पेश करने चाहिए थे, वो बताना चाहिए था ना सरकार को। मुझे हमें खलती दिख रही है। बिल्कुल। कैंट विधायक हमारे साथ मौजूद ही हैं कानपुर से। ये सब मुद्दे, अच्छा आपकी तरफ से भी ये मुद्दे नहीं बताए गए क्योंकि जी 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 ब्रियन जी प्रमुख जी शायद चले गए, लेकिन मैं देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी दिल्ली में, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, प्रमोद महाजन जी थे, और वहीं सतीश महाना जी, वो प्रमोद महाजन जी उनके घर आए, हम लोगों के साथ चाय हो रही थी जी, तो उस वक्त भी हम लोगों ने पूछा कि प्रमोद जी आप कोई नया नारा दे रहे हैं क्या इस चुनाव में, किस तरह से आप आने वाले हैं? मैं आपको बिल्कुल प्रासंगिक बात बता रहा हूँ। जी जी। तो प्रमोद महाजन जी ने सतीश महाना जी के घर में लाल बंगले में बैठकर पत्रकारों के सामने, और भी तमाम सारे लोग थे, वहां कहा कि हम साइनिंग इंडिया का नारा लेकर आ रहे हैं इस चुनाव, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में साइनिंग इंडिया। तो साइनिंग सीसामऊ भी तो दिखता ना कहीं इस चुनाव में, जब एक एक सीट की बात हो रही है, एक एक सीट पर 12-12 मंत्री चुनाव लड़ाए जा रहे हैं, चुनाव लड़ाने के लिए आ रहे हैं, विपक्ष के नेता भी हैं वहां, उनकी गिनती और इनकी चर्चा कम हो पाती है। तो इन विधानसभाओं में क्या बड़ा कर दिया, ये बात जनता को पता लगती तो अच्छा रहता, लगता कि लोकतंत्र परिपक्व हो रहा है। बिल्कुल, एक क्लियर इमेज बनती ना दोनों तरफ से कि भाई ये काम किया है इन्होंने, देखिए अगर 2 साल आपका विधायक नहीं है तो 2 साल हमने काम किया है, और इन विधानसभाओं का ये काम देखिए और इस पर बात करिए। तो मुझे लगता कि हसन रूमी जी भी कुछ कहते, या सुरेश अवस्थी या सतीश महाना जी कुछ कहते, कोई भी कुछ कहता, लेकिन इस चुनाव में जो कमी खलती दिख रही है वो इन उपचुनावों की जो विधानसभाएं हैं वहां कोई बड़े काम किए हों, उनको जनता के बीच में लाना चाहिए था। बिल्कुल। मैं आखिरी कमेंट लूंगा हसन रूमी से, फिर डिबेट को क्लोज करूंगा। हसन रूमी जी, क्या लग रहा है आपको जनता का रुख? क्योंकि बीजेपी वाले तो मुझे लगता है दिवाली के पटाखे अटाखे सब संजो के रख लिए, उन्होंने कहा कि नहीं अब हमारे पास आ गया, 28 साल बाद हम किला भेजने जा रहे हैं। ये सवाल मैंने जब 2022 में सलील बिश्नोई वहाँ से लड़े तब मैंने उनसे पूछा था, कहते वहाँ पर कीचड़ फैल गया, अब कमल खिलना बाकी है, ये कहा था। देखिए ऐसा है कि ये सारी चीजें बहुत ही कायदे से विजयन जी ने बताई हैं कि अगर डेवलपमेंट के, अच्छा ये 2 साल नहीं, अब लगभग 8 साल होने को आ रहे हैं, योगी 2 है इस टाइम, और योगी 2 और फिर डबल इंजन के योगी 2 है, तो उधर से 10 साल, इधर से लगभग 8 साल होने जा रहे हैं कंटिन्यू। और इसके बावजूद भी उपचुनाव में इतनी सरकारी ताकत का क्या मतलब है? हमको तो ये समझ में आता है कि जो पीडीए का नारा जिस तरीके से आदरणीय अखिलेश यादव जी ने दिया, और उस नारे को धरातल पर प्रदेश के मतदाताओं ने स्वीकार किया, और स्वीकार करके पूरे उत्तर प्रदेश में हमारी विधानसभा, हमारे प्रदेश में जिस तरीके से 37 हमारे और 6 कांग्रेस के, 43 विपक्ष के लोगों को जिताकर भेजा है, उसके बाद हमें लगता है कि अब 2027 का डर सताने लगा इनको कि पीडीए अगर बहुत मजबूत हो गया तो हमको तो आने वाले दिनों में 50 सीटें मिलना मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल। तो इस